एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर जब फरहान ने अचानक मेरी तरफ मुड़कर कहा, अम्मी आप हमारे साथ नहीं जा सकती, ये सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। लोग घूरने लगे, कुछ लोग सरगोशियां करने लगे। पीछे कतार में खड़ी एक खातून ने अपने शौहर से कहा, देखो कैसी बदनसीब माँ है, बेटा मना कर रहा है साथ ले जाने से। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं रोई नहीं, सिर्फ खड़ी रह गई। मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट था, मेरा बोर्डिंग पास था, मेरा छोटा सा सूटकेस था जिसमें मैंने कई दिन पहले से कपड़े पैक किए थे। लेकिन मेरे बेटे ने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया। मरियम मेरी बहू खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी तसल्ली थी। मैंने सांस लिया और पुरसकून रहने की कोशिश की। अंदर जिल्लत से मेरा पूरा जिस्म कांप गया, लेकिन बाहर से मैंने खुद को संभाले रखा। तभी इमिग्रेशन ऑफिसर, एक उधेड़ उम्र का आदमी, उसने मुझे गौर से देखा और बोला, मैडम आप मेरे साथ आइए अभी। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने सिर्फ इशारा किया। मैं उसके पीछे छोटे से कमरे में गई। उसने दरवाजा बंद किया और अपना कंप्यूटर मॉनिटर मेरी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर मेरे नाम से कुछ लेन देन हो रहे थे। उसने कहा, मैडम अभी इसी वक्त अपना यूपीआई बंद कीजिए, अपने तमाम कार्ड ब्लॉक कीजिए और अपने फोन से किसी भी लिंक को मत खोलिए। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, क्या मुराद है? उसने कहा, आपके खाते से पिछले कई घंटों में बैनुल अक़वामी खाते में मुंतकली की कोशिश हो रही है और आपका पासपोर्ट किसी ने बैंकिंग फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ये सब आपके साथ हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। मेरा नाम आयशा है, मैं रावलपिंडी के बहारा कॉलोनी सेक्टर में रहती हूँ। बहारा हाइट्स सोसाइटी में मेरा अपना 3 मरले का फ्लैट है। चौथी मंजिल पर बालकोनी से सोसाइटी पार्क दिखता है। सुबह सवेरे मैं वहीं खड़ी होकर चाय पीती हूँ। मैं उर्दू की टीचर थी, सरकारी स्कूल में कई साल पढ़ाया, कुछ साल पहले रिटायर हुई। इससे कुछ माह पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। दिल का दौरा पड़ा था अचानक रात को। वो रेलवे में इंजीनियर थे, उन्होंने सब कुछ मुनज़्ज़म रखा था। हमारे पास ये फ्लैट था, मेरी जमा पूंजी थी, उनकी पेंशन का पैसा था और मैंने अपनी जिंदगी भर की बचत से एक बड़ी रकम की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई थी। मैंने बैंक खाते में कुछ रकम बचत खाते में रखी थी। मैं अकेले नहीं थी, मेरे पास मेरा बेटा था फरहान, मेरा इकलौता बेटा। मैंने सोचा था कि अब बुढ़ापे में मैं उसके साथ रहूंगी, वो मेरा सहारा है। मैं अपने घर में अकेली रहती थी, लेकिन फरहान रोज शाम को आता था। वो इस्लामाबाद में मार्केटिंग की नौकरी करता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। अच्छी तनख्वाह है। शादी से पहले वो मेरे साथ रहता था, लेकिन कुछ साल पहले जब उसकी शादी मरियम से हुई, तब से सब बदल गया। मरियम एक नई कंपनी में काम करती है। देखने में बहुत महजब लड़की है, पढ़ी लिखी है, मिलनसाज खानदान से है। शादी में सब अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि फरहान बदल रहा है। पहले वो मुझे रोज फोन करता था, पूछता था, अम्मी खाना खाया, तबीयत कैसी है? अब महीनों फोन नहीं आता। पहले वो मेरे बनाए हुए खाने का डब्बा ले जाता था दफ्तर, अब कहता है, अम्मी मुझे बाहर का खाना पसंद है। पहले वो ईद पर, रमजान पर, मेरी सालगिरह पर आता था, अब बहाने बनाता है। और मरियम वो बहुत चालाक है, वो मेरे सामने बहुत अच्छा सलूक करती है। अम्मी आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। लेकिन मैंने कई बार सुना है, जब वो फिरहान से बात करती है तो कहती है, तुम्हारी अम्मी को क्या जरूरत है इतने पैसों की, बुढ़ापे में क्या करेंगी, हम ही तो उनके हैं। ये सब मुझे समझ आने लगा था, लेकिन मैं खामोश रही। मैंने सोचा हो सकता है ये सब नए रिश्ते का एडजस्टमेंट है। लेकिन असली दर्द तब शुरू हुआ जब ईद के दिन इसी साल मैंने फरहान और मरियम को खाने पर बुलाया। मैंने पूरा किचन में वक्त गुजारा, आलू के पराठे बनाए, गाजर का हलवा बनाया, दाल मखनी बनाई, फरहान की पसंदीदा चीजें। शाम को वो आए, मैंने खुशी से दरवाजा खोला, लेकिन फरहान का चेहरा सख्त था। मरियम मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कुराहट बनावटी थी। हमने खाना खाया, मैं बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फरहान अपने फोन में लगा रहा। खाने के बाद मैंने कहा, फरहान बेटा एक बात कहूँ, तुम दोनों अब अलग रहते हो इस्लामाबाद में, ठीक है, लेकिन कभी आया करो ना, मुझे अच्छा लगता है। मरियम ने फौरन कहा, अम्मी हम तो आते ही हैं, लेकिन आप समझिए ना, फरहान को दफ्तर का बहुत काम रहता है, ट्रैफिक भी है, हमें भी तो अपनी जिंदगी चाहिए। उसकी आवाज में तनस था। फरहान ने कहा, अम्मी तुम बेतहाशा रद्द अमल दे रही हो, हम मसरूफ हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। दरवाजा बंद करके मैं किचन में गई और रो दी, लेकिन खामोशी से। मैंने किसी को नहीं बताया। सोसाइटी में फातिमा आंटी हैं, वो मेरी अच्छी दोस्त हैं, वो भी बेवा है, लेकिन मैंने उन्हें भी नहीं बताया। मुझे शर्म आई, मुझे लगा कि लोग कहेंगे कि तुमने अपने बेटे की परवरिश ऐसी की होगी। फिर पिछले महीने फरहान ने फोन किया और कहा, अम्मी हम दुबई जा रहे हैं छुट्टियां मनाने, तुम भी चलो। मैं चौंक गई, मुझे खुशी हुई। मैंने सोचा हो सकता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, बेटा तुम मुझे ले जाओगे? उसने कहा, हाँ हम तीनों साथ जाएंगे, कई दिन का सफर है। मैंने अभी तैयारी शुरू कर दी। मैंने नए कपड़े खरीदे, मरकज खरीद से मैंने अपना पासपोर्ट निकाला जो मेरे शोहर के साथ पहले किसी सफर के लिए बना था। मैंने सूटकेस पैक किया। मैंने फातिमा आंटी को बताया। उन्होंने कहा, वाह आयशा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल रख रहा है।
मुझे लगा कि हो सकता है मैं गलत सोच रही थी, हो सकता है सब कुछ ठीक है। फरहान ने कहा था हम तुम्हें उठा लेंगे, लेकिन सुबह उसने मुझे फ़ोन किया और कहा अम्मी तुम खुद ही एयरपोर्ट पहुंच जाओ, हम सीधे वहीं मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उबर बुक की और निकल गई। रास्ते में मेरा दिल धक धक कर रहा था, लेकिन खुशी से। मैं सोच रही थी कि कितने सालों बाद मैं घूमने जा रही हूँ। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंची, चेक इन के बाद इमिग्रेशन काउंटर पर, तब असलियत सामने आई। अगर आप भी मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, अगर आपको भी कभी ऐसा लगा कि आपकी इज्जत को किसी ने ठेस पहुंचाई है, तो मेहरबानी फरमाकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तबसरे में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से या किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे जानना है कि मैं अकेले नहीं हूँ। इस छोटे से कमरे में जब अली ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और पानी का गिलास दिया, मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने फिर से स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा मैडम देखिए, ये आपके पासपोर्ट नंबर से आज सुबह एक ऑनलाइन बैंकिंग खाता खोलने की कोशिश हुई है, एक बैनुल अक़वामी बैंक में। और पिछले कई घंटों में आपके कौमी शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक मोबाइल नंबर पर मुतअद्दिद बार आने वाले पास कोड गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके कोई आपकी इंटरनेट बैंकिंग में घुसने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा लेकिन मुझे तो कोई पैगाम नहीं आया। उसने कहा क्योंकि हो सकता है कि आपके फ़ोन में कुछ ऐसा डाला गया है जो इन पैगामात को छुपा रहा है, या कोई आपके फ़ोन को दूर से देख रहा है। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ अपने बेटे और बहू को अपना फ़ोन देती हूँ। रजब अली ने मुझे गौर से देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में मुझे एक इशारा मिला। उसने कहा मैडम, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप अभी यहाँ बैठिए, अपने बैंक को फ़ोन कीजिए, अपनी इंटरनेट बैंकिंग बंद कीजिए, अपने तमाम कार्ड्स ज़ाया कीजिए और अपने मोबाइल अदायगी ऐप जो भी है सब बंद कीजिए, अभी इसी वक्त। मैंने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने अपने बैंक के ग्राहक खिदमत नंबर पर कॉल लगाई। लाइन पर कुछ देर लगी। उन लम्हात में मैं सोचती रही ये सब कैसे हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। जब कॉल जुड़ी, मैंने कहा मेरा नाम आयशा है, मेरा खाता नंबर ये है, मुझे अपनी नेट बैंकिंग और तमाम कार्ड्स फौरी बंद करवाने हैं। उन्होंने पूछा कोई परेशानी है? मैंने कहा हाँ बहुत बड़ी परेशानी है, मेहरबानी फरमाकर अभी कीजिए। उन्होंने मुझसे पूछा कुछ मालूमात पहचान के लिए। फिर उन्होंने कहा मैडम, आपकी इंटरनेट बैंकिंग अब बंद कर दी गई है और आपके तमाम डेबिट और क्रेडिट कार्ड आरजी तौर पर रोक दिए गए हैं। मैंने राहत की सांस लिया, लेकिन साथ ही मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। रजब अली ने कहा अच्छा किया, अब आप एयरपोर्ट से बाहर जाइए, घर जाइए और किसी को मत बताइए जब तक आपको सब समझ ना आ जाए। खामोशी से जाइए और अपने फ़ोन को किसी तकनीकी माहिर को दिखाइए। मुझे लगता है कि आपके फ़ोन में कोई जासूसी सॉफ्टवेयर है। मैंने पूछा लेकिन मेरा बेटा वो बाहर इंतजार कर रहा है। रजब अली ने धीरे से कहा मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सब कोई अनजान शख्स नहीं कर सकता। ये काम किसी बहुत करीबी का है। आप समझदार हैं, सोचिए। मैं उठी। मेरे पांव लड़खड़ा रहे थे। मैं इसी कमरे से बाहर निकली। मैंने फरहान को नहीं देखा। मैं सीधे एयरपोर्ट के बाहर गई। मैंने टैक्सी ली और वापस अपने घर की तरफ निकल गई। रास्ते पर सोचती रही। मेरे जहन में हजार सवाल थे। क्या फरहान को पता है? क्या मरियम ने यह किया? क्या मैं पागल हो रही हूँ? जब मैं घर पहुंची तो शाम हो रही थी। घर खाली था, सन्नाटा था। मैंने अपना सूट केस कोने में रख दिया और सोफे पर बैठ गई। मैंने अपना फोन खोला। मैंने अपने बैंक के पैगामात देखे, पिछले कई महीनों के पैगामात, और तब मुझे कुछ अजीब चीजें नजर आईं। एक पैगाम था, आपके मोबाइल अदायगी से रकम कामयाबी से बेची गई। मुझे याद नहीं था कि मैंने किसी को इतनी रकम बेची थी। फिर एक और पैगाम, आपके खाते से रकम निकाली गई। मैंने कभी इतनी रकम एक साथ नहीं निकाली थी। फिर एक और मुंतकिली। मेरा दिल धक से रह गया। कुल मिलाकर एक बड़ी रकम थी जो मुझे याद नहीं थी। मैंने ये रकम नहीं बेची थी। फिर मैंने अपने इनबॉक्स में मजीद देखा। मुझे कुछ बार बार आने वाले पासवर्ड के पैगामात दिखे, लेकिन वो सब एक अजीब फोल्डर में थे जिसे मैंने कभी देखा नहीं। मेरे फ़ोन में एक छुपा हुआ फोल्डर था जिसका नाम था महफूज पैगामात। मैंने उसे खोला। उसमें पिछले कई महीनों के सैकड़ों बैंक अलर्ट्स थे, सैकड़ों बार बार आने वाले पासवर्ड थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने ये फोल्डर नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था। किसी ने मेरे मोबाइल फ़ोन में ये बंदोबस्त किया था कि मुझे मेरे अपने बैंक के पैगामात ना दिखें। मैं सोफे पर बैठी रही घंटों। अंधेरा हो गया। मैंने रोशनी नहीं जलाई। मैं सोच रही थी और तभी मेरा फ़ोन बजा। फरहान का नाम स्क्रीन पर चमका। मैंने कॉल उठाई। मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज़ मामूल की लगे। मैंने कहा हाँ बेटा। फरहान ने गुस्से में कहा अम्मी ये क्या, तुम एयरपोर्ट से कहाँ चली गई? हमने तुम्हें इतना ढूंढा, हम प्रवास से रह गए तुम्हारी वजह से। मैंने पुरसुकून होकर कहा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं घर आ गई। फरहान ने कहा तबीयत खराब हुई और तुमने बताया भी नहीं? हम वहां खड़े रहे। मैंने कहा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम दोनों जाओ। फरहान ने कहा अम्मी तुम हमेशा फसाद करती हो, तुम्हें हमेशा तवज्जो चाहिए। खैर छोड़ो, हम कल सुबह की दूसरी प्रवास से जा रहे हैं।
और हाँ, एक बात, तुम्हारे बैंक से कॉल आया था। उन्होंने पूछा कि तुमने अपने कार्ड क्यों ब्लॉक करवाए। मैंने कहा कि हो सकता है तुम उलझ गई हो। वो कह रहे थे कि कल तुम बैंक आओ, सब ठीक करवाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, तुमसे बैंक ने क्यों पूछा मेरे बारे में? फरहान ने कहा, क्योंकि मैंने अपना नंबर तुम्हारे खाते में सानवी राब्ते के तौर पर दिया हुआ है ना, भूल गई? पिछले साल ही तो करवाया था। मैंने सोचा हो सकता है कि तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे पता चल जाए। मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। मैंने पिछले साल कोई सानवी राब्ता नहीं जोड़ा था, मुझे याद नहीं था। लेकिन अगर फरहान का नंबर मेरे खाते से जुड़ा हुआ था तो इसका मतलब वो सब कुछ देख सकता है, मेरे बैलेंस, मेरे लेन देन, सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, तुम अपने सफर का ख्याल रखो। फरहान ने कहा, हाँ, और एक बात अम्मी, अगले महीने हम नया फ्लैट ले रहे हैं, 3 कमरे का। पहली किस्त के लिए हमें कुछ रकम की जरूरत है, मैं तुमसे बात करूंगा। फोन कट गया। मैं वहीं बैठी अंधेरे में, मेरा जहन चल रहा था। पहली किस्त के लिए रकम, मेरे खाते से एक बड़ी रकम गायब, मेरे फोन में छुपे हुए पैगामात, फरहान का नंबर मेरे बैंक में, ये सब जुड़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं यकीन नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं मानना चाहती थी कि मेरा अपना बेटा मुझसे धोखा कर सकता है। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। मैं सोसाइटी के पार्क में गई। वहां फातिमा आंटी अपनी सुबह की चहलकदमी पर थीं। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराईं। क्या हाँ, कैसी हैं आप? मैंने कहा, सिर्फ ठीक हूँ। उन्होंने पूछा, दुबई का सफर कैसा रहा? मैंने झूठ बोला, अच्छा था। लेकिन मेरी आवाज कांप गई। फातिमा आंटी बहुत समझदार हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आयशा, क्या हुआ, सच बताओ। मैं रो पड़ी। वहीं पार्क में मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। एयरपोर्ट की बात, रजब अली का तनबिया, गायब रकम, छुपे हुए पैगामात, फरहान का फोन, सब कुछ। फातिमा आंटी ने मुझे गले लगाया और कहा, आयशा, तुम्हें भी किसी से मदद लेनी होगी, ये बहुत संगीन है। मुझे एक लड़के का पता है जो मोबाइल फोन का तकनीकी काम करता है। उसका नाम हमजा अली है, बहुत ईमानदार लड़का है। तुम आज ही उससे मिलो, अपना फोन दिखाओ। और हाँ, एक बात, किसी को मत बताना, फरहान को भी नहीं, जब तक तुम्हें सब सच पता न चल जाए। खामोश रहो, देखो और समझो। मैंने सर हिलाया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने मेट्रो ली और मरकज खरीद गई। वहां रश था, खानदान खरीदारी कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और मैं दूसरी मंजिल पर मोबाइल के शोरूम में गई। वहां काउंटर पर एक नौजवान बैठा था। उसकी शर्ट पर नाम की पट्टी लगी थी, हमजा अली, तकनीकी मोमन। मैंने उससे कहा, बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जाती बात। उसने मुझे गौर से देखा और कहा, आप बैठिए। मैंने उसे अपना फोन दिखाया और सारी बात बताई। वो बहुत गौर से सुनता रहा। फिर उसने कहा, आप मुझे अपना फोन दीजिए, मैं उसे चेक करता हूँ। मैंने अपना फोन उसे दिया। उसने अपने कंप्यूटर से कुछ तारें जोड़ी, कुछ सॉफ्टवेयर चलाए। काफी देर काम करता रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंख में संगीनी थी। उसने कहा, आपके फोन में 3 चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। पहली, एक छुपी हुई ऐप जो आपके तमाम पैगामात को दूसरे नंबर पर भेज रही है। दूसरी, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो आपकी हर सरगर्मी रिकॉर्ड कर रहा है। और तीसरी, आपके फोन में दूर से रसाई फाल है, जिसका मतलब है कि कोई दूर से आपका फोन देख और इस्तेमाल कर सकता है। ये सब कई माह पहले इंस्टॉल किया गया था। मेरी सांस रुक गई। मैंने पूछा, ये कैसे हुआ? हमजा ने कहा, यह तभी हो सकता है जब किसी ने आपका फोन अपने हाथ में लिया हो कुछ देर के लिए और जानबूझकर ये चीजें डाली हों। यह गलती से नहीं हो सकता। मेरे आंसू निकल आए। मैंने याद किया, कुछ माह पहले मरियम ने कहा था, अम्मी, आपका फोन बहुत सुस्त हो गया है, मैं इसे साफ कर देती हूँ। और मैंने उसे अपना फोन दे दिया था। उसने काफी देर तक फोन अपने पास रखा था। हमजा ने कहा, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप इस फोन को अभी फैक्ट्री से रीसेट कर दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए और नए फोन से अपने बैंक के काम कीजिए। और सबसे जरूरी बात, किसी अच्छे वकील से मिलिए। ये साइबर धोखाधड़ी है और यह खानदान के अंदर हो रही है, तो ये और भी खतरनाक है। मैंने सर हिलाया। हमजा ने मेरा फोन रीसेट किया, सब कुछ साफ हो गया। मैंने उसे शुक्रिया दिया और वहां से निकल आई। मेरे हाथ में अब सबूत था। अब मुझे मजीद पता लगाना था। शाम को जब मैं घर पहुंची तो मेरे जहन में एक ही बात घूम रही थी, मुझे और सबूत चाहिए थे। मुझे ये जानना था कि फरहान और मरियम ने क्या किया है। मैंने सीधे अपने कमरे में गई। मेरे घर में 3 कमरे हैं, एक मेरा, एक मेहमान का और एक फरहान का पुराना कमरा जो अब खाली पड़ा रहता है। लेकिन फरहान और मरियम कभी कभी यहाँ रुकते हैं। जब देर रात हो जाती है मैं फरहान के कमरे में गई। मैंने अलमारी खोली, कुछ पुराने कपड़े थे, कुछ किताबें थी। फिर मैंने दराज खोली। ऊपर की दराज में कुछ नहीं था, बीच वाली में कुछ कागजात थे, पुराने बिल, कॉलेज के सर्टिफिकेट। लेकिन जब मैंने सबसे निचली दराज खोली तो मेरे हाथ एक फाइल लगी, एक मोटी भूरी रंग की फाइल। मैंने उसे निकाला और बिस्तर पर बैठकर खोला। पहले सफ़े पर एक कागज था जिस पर लिखा था, अख्तियार नामे का मुसव्वदा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने वो कागज पढ़ा। इसमें लिखा था कि मैं आयशा अपने बेटे फरहान को अपनी सारी जायदाद, अपने तमाम बैंक खातों और अपने तमाम फैसलों के लिए मुकम्मल अख्तियार देती हूँ।
नीचे मेरे दस्तखत की जगह खाली थी, लेकिन बाकी सब कुछ टाइप किया हुआ था। मेरा नाम, मेरा पता, मेरा कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, सब कुछ एक तैयार दस्तावेजात थी। सिर्फ मेरे दस्तखत की कमी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अगला सफ़ा पलटा। इसमें मेरे बैंक की पासबुक की तस्वीर कापी थी, मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट की रसीद की नकल थी, मेरे कौमी शनाख्ती कार्ड की नकल थी, यहाँ तक कि मेरे घर के कागजात की भी नकल थी। सब कुछ था। मेरी पूरी जिंदगी के कागजात किसी ने यह सब इकट्ठा किया था, खामोशी से, बगैर मुझे बताए। मैंने मजीद सफ़े पलटे। एक सफ़े पर हाथ से हैकिंग का तरीका कार लिखा हुआ था। मरियम की तहरीर थी। मैं पहचान की। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह कोई गलतफहमी नहीं थी, यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक मंसूबा था, जो एक सोची समझी साजिश, मेरे अपने बेटे और बहू की। वो मुझसे सब कुछ छीनना चाहते थे, मेरा पैसा, मेरी जायदाद, मेरा घर, और फिर मुझे छोड़कर बाहर चला जाना चाहते थे। एयरपोर्ट पर जो हुआ वो भी इस मंसूबे का हिस्सा था। वो चाहते थे कि मैं सबके सामने शर्मिंदा हूँ। वो चाहते थे कि मुझे लगे कि मैं कमज़ोर हूँ, कि मुझे उन पर एहसार करना होगा, और फिर वो मुझसे इस कागज़ पर दस्तखत करवा लेते। मैं वहीं बिस्तर पर बैठी रही। मेरे हाथों में वो फाइल थी। मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे, लेकिन गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कई साल फरहान को पाला। मैंने अपनी ज़रूरियात कम की ताकि उसे अच्छी तालीम मिल सके। जब उसके वालिद नहीं रहे तो मैंने अकेले उसकी शादी की। मैंने अपनी सारी बचत उसकी खुशियों में लगाई, और आज वो मुझे लूटना चाहता है। ये सोचकर मेरा कलेजा फट रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने गहरी सांस ली। मैंने अपनी आंखें पोंछी। मैंने खुद से कहा, नहीं आयशा, तुम रोओगी नहीं, तुम टूटोगी नहीं, तुम लड़ोगी। मैंने इस फाइल के हर सफ़े की तस्वीर अपने नए साफ किए हुए फ़ोन से खींची। मैंने वो तस्वीरें अपनी ऑनलाइन ड्राइव में महफूज कर ली। मैंने एक महफूज ड्राइव में भी नकल की। मैंने वो फाइल वापस दराज में रख दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी थी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने देखा है। मैंने अपने फ़ोन की तरतीबात चेक की। सब कुछ साफ था। अब कोई मुझे ट्रैक नहीं कर सकता था। मैंने अपने तमाम पासवर्ड बदल दिए, बैंक ऐप दोबारा डाउनलोड की, नए पासवर्ड से लॉगिन की। मैंने अपना पूरा खाता बयान निकाला पिछले कई महीनों का, और जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि एक बड़ी रकम ही नहीं, बल्कि कुल मिलाकर काफ़ी बड़ी रकम मेरे खाते से निकाली गई थी। छोटे छोटे लेन देन में इतनी छोटी छोटी रकम कि मुझे तवज्जो ही नहीं गई। मैं तो महीने में एक बार ही अपना बैलेंस चेक करती थी, और जब मैंने देखा कि पैसे कम हैं तो मैंने सोचा हो सकता है कि मैं भूल गई हूँ। लेकिन अब सच सामने था। एक बड़ी रकम, मेरी मेहनत की कमाई, मेरी बचत, मेरा मुस्तकबिल, सब कुछ चुराया जा रहा था। मैं उठी। मैंने पानी पिया। मैंने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी आंखें सूजी हुई थीं। मेरा चेहरा थका हुआ था, लेकिन मेरी आंखों में एक चमक थी, एक फैसला था। मैंने खुद से कहा, अब तुम्हें और मजबूत होना होगा, अब तुम्हें सोच समझ कर चलना होगा। मैंने फातिमा आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा, मुझे एक अच्छे वकील की ज़रूरत है, जो साइबर धोखाधड़ी और ख़ानदानी मामलात में माहिर हो। उन्होंने कहा, मुझे एक नाम पता है, अनसर अब्बासी। वो कराची में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, बुजुर्गों के साथ होने वाली माली धोखाधड़ी के बहुत केस लड़ चुके हैं। मैं तुम्हें उनका नंबर भेजती हूँ। कुछ देर बाद फातिमा आंटी ने मुझे नंबर भेजा। मैंने अभी फ़ोन लगाया। कुछ घंटियों के बाद एक संजीदा आवाज़ आई, हेलो। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बोल रही हूँ, मुझे आपसे ज़रूरी मशवरा लेना है। उन्होंने कहा, जी बताइए। मैंने मुख्तसर में सब कुछ बताया। एयरपोर्ट का वाकया, फ़ोन में जासूसी सॉफ्टवेयर, गायब पैसे, अख्तियारनामे का मसवदा, सब कुछ। वो बहुत गौर से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, मोहतरमा आयशा, ये बहुत संगीन मामला है, ये माली फ्रॉड है, ये बुजुर्गों के साथ ज्यादती है, और ये साइबर क्राइम भी है। आपको अभी कुछ कदम उठाने होंगे। पहला, आपको साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवानी होगी। दूसरा, आपको अपने बैंक में जाकर सारे लेन देन की मुकम्मल मालूमात देनी होगी। तीसरा, आपको नोटरी के सामने एक हलफनामा बनवाना होगा कि आपने कभी किसी को अख्तियारनामा नहीं दिया है और ना देने का इरादा है। और चौथा, आप कल सुबह मेरे दफ्तर आइए, हम पूरी हिकमत अमली बनाएंगे। मैंने कहा, शुक्रिया, कल मैं आऊँगी। उन्होंने पता बताया। अगली सुबह मैं कराची पहुंची। कुछ ही मिनट की पैदल दूरी थी। उनका दफ्तर तीसरी मंजिल पर था। एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा दफ्तर। दीवार पर उनकी डिग्रियां लगी थीं। मैं अंदर गई। उन्होंने मुझे बिठाया। अंसर अब्बासी काफी साल के थे, सफेद कमीज, स्याह चश्मा लगाए हुए। वह बहुत पुरसकून और संजीदा शख्सियत थे। उन्होंने कहा, मोहतरमा आयशा, मुझे सारे सबूत दिखाइए। मैंने अपना फ़ोन निकाला। मैंने उन्हें अख्तियारनामे के कागजात की तस्वीरें दिखाई, मरियम के हाथ से लिखे मराहिल की तस्वीर दिखाई, अपने बैंक के बयानात दिखाए, हमजा अली से मिली जासूसी सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट दिखाई। वो सब कुछ बहुत गौर से देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, यह बहुत मजबूत सबूत हैं, लेकिन हमें और भी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको साइबर सेल में जाना होगा। मैं आपको रावलपिंडी पुलिस स्टेशन के साइबर क्राइम सेल का पता देता हूँ। जहाँ जाकर आप FIR दर्ज करवाइए। उन्हें सारे सबूत दीजिए। वो आपके फ़ोन की जांच करेंगे, आपके बैंक से मालूमात मंगवाएंगे।
ये एक सरकारी शिकायत होगी। दूसरा, आज ही अपने बैंक जाइए, मैनेजर से मिलिए, उनसे कहिए कि आपके खाते में किसी और का नंबर जुड़ा हुआ है, वो हटाया जाए और आपके खाते पर एक नोट डाला जाए कि आपकी जिस्मानी मौजूदगी के बगैर कोई भी बड़ा लेन देन या तब्दीली नहीं की जाएगी। तीसरा, आपको अपने तमाम ज़रूरी दस्तावेजात एक महफूज जगह रखने होंगे, बैंक लाकर सबसे बेहतर रहेगा। चौथा, अभी किसी को कुछ मत बताइए, ना फरहान को ना मरियम को। आप मामूल का सलूक कीजिए, देखिए कि वो क्या करते हैं। और पांचवा, हम एक हफ्ते में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखेंगे, यहाँ मेरे दफ्तर में या फिर बैंक में, जहाँ गवाह हों, और हम इन्हें सारे सबूत दिखाएंगे, उनके सामने सच रखेंगे और फिर हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। मैंने पूछा, अगर वो मान ना गए तो? अंसर साहब ने कहा, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले हम उन्हें मौका देंगे। अगर वो पैसे वापस कर दें और माफ़ी मांग लें तो हो सकता है कि आप पुलिस केस ना कराना चाहें, ये आपका फैसला होगा, लेकिन सबूत हमारे पास होने चाहिए। मैंने सर हिलाया। मुझे पहली बार लगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेले नहीं हूँ। मैं सीधा रावलपिंडी पुलिस स्टेशन गई। वहाँ साइबर क्राइम सेल एक अलग कमरे में था। मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। एक खातून पुलिस अफसर थी। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, मेरे सारे सबूत देखे। उन्होंने कहा, मैडम, हम आपकी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, हम जांच करेंगे। आप अपने बैंक से सारी मालूमात लेकर आइए, लेन देन की तफसील, जिन खातों में पैसे गए हैं उनकी मालूमात, सब कुछ। और हाँ, अपने बेटे और बहू को अभी कुछ मत बताइए, पहले हम सारे सबूत इकट्ठे कर लें। मैंने कहा, ठीक है, मैं सब लेकर आऊंगी। उन्होंने मुझे एक शिकायत नंबर दिया। मैंने उसे अपने फ़ोन में महफूज कर लिया। वहाँ से मैं सीधे अपने बैंक गई। बैंक की शाख में इसरार अहमद मैनेजर हैं। वो हमारे ख़ानदान को काफ़ी सालों से जानते हैं। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराकर कहा, आयशा जी, कैसी हैं आप? मैंने कहा, इसरार साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, बताइए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उनका चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने कहा, यह तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके खाते से फरहान का नंबर हटवाता हूँ और आपके खाते पर एक खास नोट लिखवाता हूँ। कोई भी तब्दीली सिर्फ आपकी मौजूदगी में होगी। और हाँ, मैं आपको पिछले कई महीनों के सारे लेन देन की तफसीली फहरिस्त निकाल कर देता हूँ, जिसमें यह भी दिखेगा कि किस नंबर से फ़ोन से लेन देन मंजूर हुए। मैंने कहा, शुक्रिया इसरार साहब, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह मेरा फ़र्ज़ है, आप हमारे ग्राहक हैं और एक माँ हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उस दिन शाम तक मेरे पास सारे सबूत थे, बैंक की रिपोर्ट, साइबर सेल की शिकायत, अख्तियारनामे के कागजात, सब कुछ। अब मुझे बस इंतज़ार करना था, अपना अगला कदम तय करना था। उस रात मैं घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। मैं थक गई थी, जिस्म से नहीं मन से। इतना कुछ हो रहा था, इतने सबूत मिल रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे अब मामूल होकर रहना था। मुझे फरहान और मरियम के सामने ऐसे रहना था जैसे मुझे कुछ पता नहीं। सबसे मुश्किल काम था। मैंने अपने कपड़े बदले, मैंने किचन में जाकर चाय बनाई, मैंने टीवी चालू किया, मैं सोफे पर बैठ गई। मैंने सोचा कि अब मुझे वैसे ही सलूक करना है जैसे मैं रोज़ करती हूँ। मुझे कमज़ोर नहीं दिखना है, मुझे डरी हुई नहीं दिखना है, मुझे बिल्कुल मामूल दिखना है। तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर फरहान का नाम था। मैंने गहरी सांस ली। मैंने कॉल उठाई। मैंने अपनी आवाज़ को बिल्कुल मामूल रखा। मैंने कहा, हाँ बेटा। फरहान ने कहा, अम्मी, हम दुबई से वापस आ गए कल शाम की प्रवास से। बहुत अच्छा रहा, तुम नहीं आई तो तुम्हारा नुकसान हुआ। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार चली जाऊंगी, तुम दोनों का मज़ा आया, यही बहुत है। फरहान ने कहा, हाँ, और अम्मी, एक बात, हम कल शाम तुम्हारे पास आ रहे हैं खाना खाने, तुम कुछ अच्छा बना लेना। मेरा दिल धक से रह गया। वो आ रहे हैं कल? मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी, तुम दोनों आ जाना। उसने कहा, हाँ, और अम्मी, एक छोटा सा काम है, कुछ कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए, बैंक के कागजात, कुछ खास नहीं, सिर्फ नामजदगी वगैरह का। तुम रख लेना अपना कमीशन आखिरी कार्ड। फोन कट गया। मैं वहीं चम गई। मेरे हाथ से फोन गिरते ही गिर गया। ये वही था, ये वही वक्त था, वो मुझसे वो अख्तियारनामे पर दस्तखत करवाने आ रहे थे। वो सोच रहे थे कि मुझे कुछ पता नहीं। वो सोच रहे थे कि मैं भोली हूँ, कि मैं बगैर पढ़े दस्तखत कर दूंगी। मैंने अभी अंसर साहब को फ़ोन किया। मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, ये हमारे लिए अच्छा है, आप बिल्कुल मामूल रहिए, उन्हें आने दीजिए, खाना बनाइए, उनके साथ अच्छे से बात कीजिए। जब वो कागजात निकालें तो आप कहिए कि आप पहले पढ़ना चाहती हैं, और अगर वो इसरार करें तो आप कह दीजिए कि आप थक गई हैं, कल दिन में बैंक जाकर दस्तखत करेंगी। उन्हें टाल दीजिए और कल हम सबको बुला लेते हैं, मीटिंग रखते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। उस रात मैं सो नहीं सकी। मैं बस सोचती रही कि कैसे मेरा बेटा इतना बदल गया, कैसे वो इतना गिर गया। लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा। मैंने खुद से कहा, कल तुम्हें अदाकारी करनी है, तुम्हें नाटक करना है, तुम्हें दिखाना है कि तुम्हें कुछ पता नहीं। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। मैंने नहा धोकर तैयार हुई। मैं बाजार गई।
मैंने सब्जियां खरीदी, पनीर लाई। फरहान को पनीर बहुत पसंद है। मैंने उसकी पसंदीदा मिठाई भी खरीदी, गुलाब जामुन। मैं दोपहर तक घर लौट आई। मैंने पूरी दोपहर किचन में गुजारी। मैंने पनीर बटर मसाला बनाया, दाल